नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी जीके और कंप्यूटर प्रैक्टिस यूपी ट्रिपल एस सी के जो आपके एग्ज़ाम है वहाँ पर 35 नंबर के ये दोनों लगातार पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, जेई की तैयारी कर रहे हों, एएसओ की तैयारी कर रहे हों या फिर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करने वाले हों, इन सभी एग्ज़ाम में आपको यूपी जीके और कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि ये 35 नंबर के 35 प्रश्न होने वाले हैं जिनके बिना आपका सिलेक्शन पक्का नहीं हो सकता। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। लगातार आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं और आज ये चौथा वीडियो है सीरीज का। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे इस पीडीएफ से जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। यूपी लोअर पीसीएस का भी पीडीएफ लॉन्च हो गई हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का कंप्यूटर का पहला प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में उपयोगकर्ता को हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्किंग संसाधन किराए पर मिलते हैं। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होता है, जहां उन्हें कोडिंग और टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, दोनों सही है। IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में AWS आता है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे आता है, AWS अमेजन का है। में आपको वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाता है, जिसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। PaaS जैसे गूगल ऐप इंजन डेवलपर्स को बुनियादी ढांचे की चिंता किए बिना एप्लीकेशन बनाने, टेस्ट करने और होस्ट करने का मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल संचार में प्रयुक्त प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण करें। तो इनमें से कौन से कथन गलत हैं, ये आपसे पूछा गया है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, क्या ये सही है? POP3 और IMAP दोनों का उपयोग सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा है कि IMAP डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर से ईमेल डाउनलोड करते ही उसे सर्वर से हटा देता है, जबकि POP3 सर्वर पर ईमेल को सिंक रखता है। तो यहाँ पर कौन से सही हैं? गलत है। पूछा गया है आपसे इनमें से कौन से कथन गलत हैं। तो सही उत्तर है आपका सी, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी उल्टी लिखी गई है। POP3 जो है वो डिफ़ॉल्ट रूप से डिवाइस पर ईमेल डाउनलोड करने के बाद भी उसे सर्वर से हटा देता है, जबकि IMAP है ईमेल को सर्वर पर रखता है और सभी डिवाइस के बीच में सिंक करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। SMTP पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है, जबकि POP3 पोर्ट नंबर 110 का प्रयोग करता है और IMAP पोर्ट नंबर 143 रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है, SMTP भेजने के लिए है, POP3 और IMAP रिसीव करने के लिए हैं। इनके पोर्ट नंबर याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक को सीधे सेल में सम्मिलित करने के लिए यानी कि इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक को सीधे सेल में सम्मिलित करने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का उपयोग करके MS एक्सेल में चयनित सेल में सिस्टम का वर्तमान दिनांक डालने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का उपयोग वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यह एक स्टैटिक वैल्यू डालता है जो कल बदलने पर अपने आप अपडेट नहीं होगी, जैसे टुडे फंक्शन करता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बिंदु है आपका कि जीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसा साइबर हमला है जो सॉफ्टवेयर की उस भेद्यता का लाभ उठाता है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को भी पता नहीं होता है।
दूसरा बिंदु है कि रूट किट एक ऐसा मेलवेयर है जिससे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर स्तर का नियंत्रण प्राप्त करने और अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। जीरो डे एक्सप्लॉइट और रूट किट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जीरो डे का अर्थ है कि डेवलपर के पास इस सुरक्षा खामी को ठीक करने यानी कि पैच जारी करने के लिए 0 दिन का समय है, क्योंकि हैकर्स ने इसे पहले ही खोज लिया है। रूट किट क्या होता है? रूट किट बहुत खतरनाक मेलवेयर है। एक बार इंस्टॉल हो जाने पर यह हैकर को कंप्यूटर का रूट एक्सेस दे देता है और एंटीवायरस से भी छिपा रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट में गटर मार्जिन का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, छपाई के दौरान बाइंडिंग के लिए पृष्ठ के किनारे पर जोड़ा गया अतिरिक्त मार्जिन। जब किसी दस्तावेज का प्रिंट निकालकर उसे बाइंडिंग जैसे स्पाइरल बाइंडिंग या किताब के रूप में छापा जाता है तो बाइंडिंग वाले हिस्से में कुछ टेक्स्ट छिप सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए लेफ्ट और टॉप साइड में अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ा जाता है, जिसे गटर मार्जिन कहते हैं। यूपीपीसीएल में ये पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी प्रबंधन प्रणाली में पेज फॉल्ट कब उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जब कोई प्रोग्राम उस पेज को एक्सेस करने का प्रयास करता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में मौजूद नहीं है। यह वर्चुअल मेमोरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब सीपीयू किसी ऐसे डेटा या निर्देश की मांग करता है जो उस समय रैम में लोड नहीं होता है बल्कि हार्ड डिस्क की वर्चुअल मेमोरी में होता है, तो इसे पेज फॉल्ट कहा जाता है। इसके बाद ओएस उस पेज को हार्ड डिस्क से रैम में स्वैप करता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को लेबल किए गए डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें इनपुट और सही आउटपुट दोनों दिए जाते हैं। दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा अनलेबल्ड होता है, यानी कि उसे लेबल्ड नहीं किया जाता है और मॉडल स्वयं डेटा के भीतर छिपे पैटर्न या क्लस्टर को खोजता है। तो इन दोनों में कौन से सही हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ये दोनों सही हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग कई एग्जाम में पूछा गया है। सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसमें एक शिक्षक की तरह काम करता है, जहां कंप्यूटर को पहले से ही पता होता है कि सेब कैसा दिखता है। ठीक है, लेबल्ड डेटा है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई शिक्षक नहीं होता है। मॉडल को बहुत सारी तस्वीरें दे दी जाती हैं और वह खुद ही रंग या आकार के आधार पर उनका क्लस्टरिंग बनाता है या उनके समूह बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि एक नेटवर्क में एन नोड्स यानी कि कंप्यूटर हैं, तो पूर्ण मेश टोपोलॉजी यानी कि फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी बनाने के लिए कुल कितने भौतिक लिंक्स यानी केबल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी में यदि एन नोड्स हैं तो कितने केबल की आवश्यकता होगी एक पूर्ण मेश टोपोलॉजी बनाने के लिए? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। और ये यूपी ट्रिपल एस सी का 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से सीधे एक समर्पित केबल द्वारा जुड़ा होता है। यही कारण है कि यह सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे महंगी टोपोलॉजी है। सूत्र होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू का प्रयोग तारों की संख्या निकालने के लिए होता है। उदाहरण के लिए यदि 5 कंप्यूटर हैं इंटू 4 डिवाइड बाई टू 10 केबल लगेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियों के संदर्भ में एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को किस पीढ़ी की भाषा माना जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियां होती, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इसे चौथी पीढ़ी का वेरी हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। 4GL यानी कि चौथी पीढ़ी की भाषाएं मानव भाषा जैसे अंग्रेजी के बहुत करीब होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस तक पहुंचने और उसे प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरी भाषा 4GL का सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसमें प्रोग्रामर को केवल यह बताना होता है कि क्या चाहिए, व्हाट टू डू, ना कि कैसे करना है, हाउ टू डू। C++, जावा तीसरी पीढ़ी के उदाहरण है। लिस्प, प्रोलॉग पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में
लेन देन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ACID गुणों का पालन किया जाता है। इसमें आई का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, आइसोलेशन। डेटाबेस में सुरक्षित लेन देन के लिए एसिड यानी कि ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी नियम आवश्यक हैं। आइसोलेशन क्या है? इसका अर्थ है कि यदि डेटाबेस में एक साथ कई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, जैसे कि वे अकेले ही निष्पादित हो रहे हैं। यह मुख्य रूप से बैंकिंग सॉफ्टवेयर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान डायरेक्टरी में छिपी हुई फाइलों सहित सभी फाइलों और फोल्डरों को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, IS-A। लिनक्स टर्मिनल में IS कमांड का उपयोग फाइलों की सूची देखने के लिए किया जाता है। -A यानी कि आल फ्लैग लगाने से उन फाइलों को भी दिखाया जाता है जो छिपी हुई हैं। लिनक्स में छिपी हुई फाइलें डॉट से शुरू होती हैं। IS- का उपयोग फाइलों को उनके विवरण के साथ लंबे प्रारूप में देखने के लिए होता है। dir/AH विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में CPU के सबसे निकट और एक्सेस टाइम के मामले में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे हो, मैंने कई बार आपको कराया है। CPU रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर के डेटा एक्सेस करने की गति के आधार पर सबसे तेज मेमोरी CPU रजिस्टर्स की होती है, जो सीधे CPU के भीतर ही मौजूद होते हैं। सबसे तेज रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी आती है जो L1, L2, L3 टाइप की होती है, और फिर आती है मेन मेमोरी यानी कि रैम, और फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि SSD, HDD। रजिस्टर्ड आकार में सबसे छोटे कुछ बाइट्स के होते हैं, और ये UPSC वीडियो 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को तुरंत लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विंडोज की प्लस एल। विंडोज की प्लस एल अपने कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने या अकाउंट स्विच करने के लिए सबसे उपयोगी शॉर्टकट है। विंडोज की प्लस डी सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप दिखाने के लिए प्रयोग होता है, और विंडोज की प्लस एम यह भी सभी विंडोज को मिनिमाइज करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब CPU किसी डेटा की तलाश करता है और वह डेटा उसे कैश मेमोरी में सफलतापूर्वक मिल जाता है, तो इस घटना को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैश हिट। जब CPU द्वारा मांगा गया डेटा कैश मेमोरी में मौजूद होता है तो उसे कैश हिट कहते हैं, जिससे प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाती है। यदि डेटा कैश में नहीं मिलता है और CPU को मुख्य मेमोरी में जाना पड़ता है तो उसे कैश मिस कहते हैं। सिस्टम का प्रदर्शन उच्च कैश हिट रेट पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज के संदर्भ में एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की मानक स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो सही उत्तर है आपका 25 GB। लोअर सब ऑर्डिनेट 2019 का प्रश्न है। CD की जो क्षमता होती है वो लगभग 700 MB होती है, और DVD की 4.7 GB तक होती है। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है UPGK। यहाँ पर आप 20 प्रश्न देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तैयारी करनी है तो अच्छे से करिए, पूरा मन लगाकर करिए, और एक एक प्रश्न को रट डालिए, समझिए, और कैसे आपको तैयार करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। दूसरा है, राज्य में रोजगार प्रदान करने के मामले में कृषि क्षेत्र आज भी सबसे आगे है। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। यूपी के GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% से अधिक है, जो इसे सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता बनाता है। यद्यपि कृषि का GSDP में योगदान कम, लगभग 24 से 25% है, लेकिन राज्य की कुल कार्यशील आबादी का लगभग 59% हिस्सा आज भी रोजगार के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना काकोरी ट्रेन एक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें।
और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं उन पर विचार करें। यह ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। क्या हुई थी? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, क्योंकि कांड शब्द अपमानजनक प्रतीत होता था। इस घटना के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इनमें से कौन से बिंदु सही है, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका डी, तीनों बिंदु आपके सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था। सम्मान देने हेतु इसका नाम बदला गया। इस केस में 4 प्रमुख क्रांतिकारियों बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह लाहिड़ी को विभिन्न जेलों में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं, ये वाराणसी में स्थित है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अन्य संस्थान जैसे श्रम संस्थान है, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये नोएडा में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है और भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर में है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है और ये प्रश्न आपका PYQ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कृषि एवं खाद्य उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, केले के रेशे के उत्पाद कुशीनगर, गुड़ अयोध्या। सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका डी, ये तीनों आपके सही सुमेलित है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, जिसे बुद्ध राइस भी कहा जाता है और बुद्ध का प्रसाद भी इसे कहा जाता है और ये विश्व प्रसिद्ध है और इसे GI टैग भी प्राप्त है। कुशीनगर केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए केले के रेशे फाइबर से बने उत्पाद यहाँ का ODOP है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर दोनों जिलों को ODOP गुड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सही उत्तर है आपका ए, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो 1937 से 1950 तक रहे। श्री चंद्रभाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद उच्च सदन के प्रथम सभापति थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी हैं। ठीक है, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी चलती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है और यह इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका माहीगीर। कौन सी? माहीगीर। माहीगीर जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के आसपास पाई जाती है। इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। बुक्सा जनजाति भी बिजनौर में पाई जाती है, लेकिन वे हिंदू धर्म विशेषकर चामुंडा देवी की पूजा को मानते हैं। UP RO प्री का ये आपका PYQ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, तीनों सही सुमेलित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में स्थित है। 2 जुड़ी हुई गोखुर झीलें हैं यहाँ पर। सरसई नावर झील एक स्थायी दलदली क्षेत्र है जो इटावा में स्थित है और यह सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, यूपी में वर्तमान में 2026 में अप्रैल 2026 तक 11 रामसर साइट्स हैं। भारत में 98 है। अगला प्रश्न है आपका कि राई उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, लोग श्री कृष्ण देखकर ब्रज क्षेत्र लगा देते हैं, लेकिन राई और ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। ब्रज क्षेत्र में चरकुला और अवध में जोगनी नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कितने जिले पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं? बताइएगा।
सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 7 जिले। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। उत्तराखंड और नेपाल की भी यूपी के 7-7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश को 11 जिला सीमा स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सोनभद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी सोनभद्र जिले में निवास करती है। सोनभद्र के बाद दूसरा स्थान बलिया का है। राज्य में सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला बागपत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत मात्र 0.6% है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश के स्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश देश में गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा आता है। इनमें से कौन से कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी, दोनों कथन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कुल 18 मंडल हैं। वर्ष 2008 में बनाया गया राज्य का 18वां और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? सही उत्तर है आपका अलीगढ़ मंडल। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल यानी कि 18 संभाग हैं। अप्रैल 2008 में आगरा मंडल से कुछ जिलों को अलग करके अलीगढ़ को राज्य का 18वां और सबसे नया मंडल बनाया गया था। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अगला प्रश्न है आपका कि भारत रत्न से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने से था? तो सही उत्तर है आपका बनारस घराना। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका संबंध बनारस घराने से था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी दुनिया, खासकर बीटल्स के साथ में लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा में, बिल्कुल सही है। ददरी मेला पशु मेला है, बलिया में, बिल्कुल सही है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, क्या यह सही है? बताना। आपसे पूछा गया है युग्म कौन से सुमेलित है, तो सही उत्तर है आपका ये तीनों सुमेलित है। ठीक है। ददरी मेला महर्षि भृगु की तपोभूमि बलिया में लगने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना नदी के तट पर लगता है और ये एक प्रसिद्ध ऊंट पशु मेला है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में नवरात्र के अवसर पर लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों के वन क्षेत्रों में विस्तृत है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मिर्जापुर और सोनभद्र। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1982 उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल बहुत जगह गलत लिखा हुआ है और हर वेबसाइट पे लगभग गलत अलग अलग लिखा हुआ है। अगर यूपी इको टूरिज्म की बात करें तो उस वेबसाइट पर 1342 लिखा हुआ है, कहीं पर 1501 लिखा हुआ है, कहीं पर, तो ये सब जगह अलग अलग लिखा हुआ है। काले हिरण, तेंदुए और विभिन्न जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है जो विंध्य रेंज से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सोनभद्र जिले में स्थित ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सोवियत संघ या वर्तमान रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है जो सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के पास स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर वर्तमान रूस की तकनीकी और वित्तीय सहायता से की गई थी। यहाँ कोयले की आपूर्ति पास की ही सिंगरौली खदानों से होती है। यह भी आपका यूपी ट्रिपल सी का पीवाईक्यू है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है आपसे पूछा गया है। पहला कथन है कि सिलिका सैंड यानी कि कांच बालू मुख्य रूप से प्रयागराज के नैनी क्षेत्र और चित्रकूट में पाई जाती है। दूसरा कथन है कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एस्क का खनन मुख्य रूप से बांदा और वाराणसी जिलों में किया जाता है। सही उत्तर है आपका सी, दोनों सही है।
उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड के उत्पादन में अग्रणी है। मुख्य रूप से गंगा यमुना के संगम क्षेत्र प्रयागराज, नैनी और चित्रकूट से ये प्राप्त होती है। बॉक्साइट का भंडार मुख्य रूप से बांदा, चंदौली और वाराणसी जिलों में पाया जाता है। इसलिए रेणुकूट यानी कि सोनभद्र के हिंडाल्को प्लांट में एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण गुप्तकालीन ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका कानपुर नगर। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। वर्तमान में कानपुर नगर जिले में स्थित है। ललितपुर देवगढ़ में गुप्त काल का ही प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, जो पत्थर से बना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश है। राज्य के राजकीय चिन्ह में दो मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है और तीर धनुष हिंदू शासक भगवान राम का प्रतीक है। इस राजकीय चिन्ह को वर्ष 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश, जिसको टेसु भी कहते हैं और इसे जंगल की आग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। दुग्ध उत्पादकों किसानों को उनके गांव में ही उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। 1,000 करोड़ बजट की ये योजना थी। इसका मुख्य लक्ष्य डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करना, ताकि डेयरी किसान बिचौलियों के बिना अपने गांव में ही दूध को उचित कीमत पर बेच सकें। ये राज्य के ग्रामीण रोजगार और डेयरी सेक्टर को बहुत बढ़ावा देगा। तो ये रहे आज के आपके 35 प्रश्न, जिसमें आपने 15 कंप्यूटर के और 20 यूपी जीके के प्रश्न देखे। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ नए और कुछ कठिन, कुछ कथनों पर आधारित प्रश्न लेकर आऊँ, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। कई बार प्रश्न आपको आसान लगते होंगे, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा आपको अच्छा जानकारी देता है, जिससे आपको एक नए प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और आपको बहुत सारी पीडीएफ्स हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेखपाल में हम 150 से अधिक पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं और आप सभी को पसंद आई हैं। यूपी लोअर पीसीएस की पीडीएफ्स भी लगभग तैयार हो चुकी हैं। कुछ एक दो विषय बचे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।